नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नई वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में, जो आपका चैप्टर 9 चल रहा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। भौतिक विज्ञान में आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जिसका पार्ट 1 हमने पहले से ही अपलोड कर रखा है। आज के वीडियो में हम आपको, जो पिछले वीडियो में आपको दिष्ट धारा जनित और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसके साथ ही साथ आपको दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, ये सब बताया था, समझाया था, पढ़ाया था। तो आज के वीडियो में हम आपको वहीं से जो आगे का आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि दिष्ट धारा की हानि और लाभ, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट करंट, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। और जो आपका घरेलू विद्युत परिपथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पिछले बार एग्जामों में पूछा गया है, घरेलू विद्युत परिपथ। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर समय को देखते हुए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण लिखा है दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के लाभ और हानि। तो दिष्ट धारा की तुलना में लिखा है प्रत्यावर्ती धारा के लाभ और हानि। चलिए अब जानिए, देखिए प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो देखिए, जो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा हम सभी जानते हैं। पिछले वीडियो में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो से भी अध्ययन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी हम आपको बता देते हैं कि जो दिष्ट धारा है आपका डायरेक्ट करंट, और जो प्रत्यावर्ती धारा है वो अल्टरनेट करंट, एसी और डीसी। तो दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के जो लाभ हैं, तो देखिए प्रत्यावर्ती जो धारा होती है आपकी अल्टरनेट करंट, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बहुत कम खर्च होता है, बहुत कम व्यय, और इसे आसानी से भेजा जा सकता है। ध्यान रखना है कि जो प्रत्यावर्ती करंट धारा है आपकी, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हमें बहुत कम व्यय करना पड़ता है तथा इसे आसानी से भेजा जा सकता है। जबकि जो आपका डीसी करंट है, दिष्ट धारा, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने से बहुत अधिक खर्च होता है। देखते हैं आप शादी या विवाह में, अन्य पार्टियों में, जो हमारे यहाँ जनरेटर से हमें एक जो डीसी करंट प्राप्त होता है, कुछ एसी वाले भी होते हैं लेकिन सामान्यतः ये हमारे यहाँ पे डीसी वाले होते हैं। तो उसमें डीजल पड़ता है और भाड़ा भाड़ा, तो इस प्रकार उसमें खूब ज्यादा खर्च होता है। और जो एसी है आपका, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में देखते हैं कम व्यय होता है, तथा इसके साथ ही साथ जो मुख्य रीजन है उसमें क्या है, ऊर्जा का ह्रास भी अधिक होता है। तो इसलिए आपका एसी करंट बढ़िया है। दूसरा पॉइंट रहेगा आपका कि प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन जो है, जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है, उसका उत्पादन दिष्ट धारा की तुलना में बहुत सस्ता होता है। जो आपका डीसी करंट है वो महंगा होता है और एसी है उसका सस्ता होता है। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट रहेगा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जो जनरेटर हमने बनवाया है, आपको बताया पिछले वीडियो में, तो जो एसी जनरेटर है वो डीसी जनरेटर की तुलना में
मजबूत होता है और सुगम होता है। तो ये तो रहे आपके लाभ। और जो हानियां हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा अदिष्ट धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। जो आपकी एसी करंट है वो डीसी करंट की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। नंबर 2 पे रहेगा आपका कि विद्युत चुंबक तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका उपयोग नहीं हो सकता है। तो वही स्क्रीन पे देखिए, आप देख रहे होंगे कि लिखा है प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम व्यय में आसानी से भेजा जा सकता है। गलत लिखा है यहाँ पे थोड़ा, ये है केवल आसानी से भेजा जा सकता है ये आपका। तो प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम व्यय में आसानी से भेजा जा सकता है, जबकि दिष्ट धारा में इस प्रक्रिया में बहुत अधिक खर्च होता है, आता है तथा ऊर्जा का ह्रास भी अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन कमा डीसी करंट दिष्ट धारा की तुलना में बहुत ही सस्ता होता है। अगला है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कामा दिष्ट धारा जनित्र की तुलना में बहुत मजबूत व सुगम होते हैं। हानियां हमने बताई अभी आपको कि दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा की हानियां देखिए। प्रत्यावर्ती धारा जो है आपकी वो दिष्ट की तुलना में बहुत अधिक खतरनाक होती है, डेंजरस। और अगला आपका विद्युत चुंबक तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, विद्युत चुंबक और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका उपयोग नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट, घरेलू विद्युत परिपथ। तो घरेलू विद्युत परिपथ घरेलू विद्युत परिपथ, तो आप सभी आपके घरों में जो लाइट आती है देखिए सभी ने, तो जो घरों में हमारे यहाँ जो लाइट आती है वो पावर हाउस से देखा आप सभी ने कि विद्युत धारा जो वो पावर हाउस से दो मोटे तारों द्वारा प्रवाहित होती है, जिसे हम बोलते हैं सर्विस लाइन। क्या बोलते हैं? सर्विस लाइन। इन तारों में आपका एक उच्च विभव जिसका वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट। कितना होता है? 220, जिसे हम फेज या गर्म तार किस नाम से जानते हैं? फेज या गर्म तार। तथा जो दूसरा होता है आपका वो शून्य विभव पर होता है, जिसे ठंडा या उदासीन या आज के अपने घरों में हम जो गांव में लोग यूज करते हैं उसे बोलते हैं अर्थ। फेज और अर्थ, ऐसे सामान्य भाषा में कहते हैं सभी फेस और अर्थ। तो जो अर्थ बोला जाता है उसे हम ठंडा या उदासीन तार कहते हैं। तो इन तारों को हम सबसे पहले जब घर में लाने के लिए, तो जो आपका वाट घंटा मीटर देखा है सभी ने, मीटर लगा होता है दरवाजों पर। तो वाट घंटा मीटर के जो दो टर्मिनल उन पर लिखा होता है, एक पर एन और दूसरे पर आउट। तो एन से हम इसे जोड़ देते हैं तथा मीटर के अन्य तारों को श्रेणी क्रम में पहले आउट में ले जाएंगे। पहले एन से एंट्री कराएंगे और आउट से हम अपने घर के लिए सप्लाई देंगे। एन से क्या होगा कि जो एन जहां पर एन लिखा है वहां पावर हाउस से जो हमारे तार आए हैं उसमें कनेक्शन करेंगे, और उसके बाद जो दूसरा टर्मिनल आउट का है उससे अपने घर के जो भी उपकरण हम यूज करेंगे, मेन लाइन बनाएंगे उसमें कनेक्शन कर देंगे। अब मेन स्विच भी जोड़ देते हैं। अब मेन स्विच से आगे निकलने वाले तार जो है वो श्रेणी क्रम में एक मेन फ्यूज देखा है सभी ने। फ्यूज अभी बताएंगे आपको। ये एक फ्यूज लगा दिया जाता है, फ्यूज। और फ्यूज का काम क्या है, किस लिए लगाया जाता है, वो अभी आपको बताएंगे। और जो तार है आपके, इनके माध्यम से हम घर के अलग अलग भागों में कई शाखाओं में लाने जोड़कर जो
जो शाखाएं हैं आपकी वो हमेशा समांतर क्रम में लेते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में धारा कैसी रहेगी, सभी के लिए समान रहेगी। क्योंकि घर में बहुत से उपकरण लगे होते हैं, टीवी आपका, पंखा है या वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, एसी है, तो जो भी ब्रांचेस बनाएंगे वो किस में लेंगे हम, समांतर क्रम में। अब समकर इसका सभी का संबंध हमने कर दिया उपकरण से। अब उपकरण में आपके धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये टॉपिक विदचित्र सहित पूछा गया था पिछली बार आपके एग्जाम में, कि 6 नंबर में पूछा गया था, जैसे बढ़िया से तैयार कीजिए। चलिए हम पहले चित्र बनाते हैं इसका, इसके बाद में आपको बढ़िया से समझ में आएगा। स्क्रीन पे देख भी रहे हैं आपकी घरेलू विद्युत परिपथ, आपका वही लिखा है कि घरों में पावर हाउस से विद्युत धारा दो मोटे तारों द्वारा प्रवाहित होती है, जिसे सर्विस लाइन कहते हैं। इन तारों में एक तार उच्च विभव जो आपका 220 वोल्ट लिखा है, 220 वोल्ट पर होता है, जिसे हम गर्म तार कहते हैं। और दूसरा आपका तार जो होता है उसे अर्थ या शून्य बोला जाता है, शून्य विभव का, तो उसे ठंडा या उदासीन तार कहते हैं। इन तारों को लिखा है वाट घंटा मीटर के दो टर्मिनलों, जिन पर एक पर क्या लिखा होगा, एन, उससे जोड़ दिया जाता है, तथा मीटर के अन्य दो टर्मिनल जिन पर लिखा होगा आउट, को मेन स्विच, जो घर का मेन स्विच होता है, उससे जोड़ देते हैं। और मेन स्विच से आगे निकलने वाले तारों के श्रेणी क्रम में एक मेन फ्यूज लगा दिया जाता है, फ्यूज। इन तारों के माध्यम से घर के अलग अलग भागों में कई ब्रांच लाइनें हम किसमें, ध्यान रखना है, समांतर क्रम में। जो फ्यूज लगाएंगे वो श्रेणी क्रम में लगेगा, और जो लाइनें लेंगे ब्रांच वाली वो समांतर क्रम में होंगे। तो समांतर क्रम में ली जाती हैं, जिनका संबंध घर के विभिन्न उपकरणों से कर दिया जाता है, तथा उपकरण में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो चलिए फिगर बनाते हैं। 1 मीटर पहले लगा लेते हैं इधर। ये आपका विद्युत वाट घंटा मीटर हो गया। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे वाट घंटा। अब वाट घंटा मीटर लगा लिया हमने। अब दो टर्मिनल बताए थे अभी आपको, एक इन और दूसरा क्या बताया था, आउट। तो दो टर्मिनल हो गए आपके, ये इन मान लिया और दूसरा आपका आउट। अब यहाँ आपका ये तार जो है वो पावर हाउस से आए, पावर हाउस, ठीक है। समझना बढ़िया से चित्र को। अब इनसे आपको ये पावर हाउस से संबंध करके हमने आउट में लाइन दे दी। अब हमने बताया था आपको कि फ्यूज लगाना है, और फ्यूज को किसमें, श्रेणी क्रम में। किसमें लगाना है, श्रेणी क्रम में। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर एक फ्यूज लगाएंगे हम इस प्रकार। किसमें बताया था अभी आपको, श्रेणी क्रम में। इधर इसी प्रकार अब ये देख रहे हैं आप, वही दो तार हैं आपके, एक ठंडा है और एक गर्म। चलिए ये ठंडा और गर्म, तो फ्यूज आपका यहाँ से जोड़ देते हैं हम। ये लीजिए, किसमें जोड़ना है, श्रेणी क्रम में, ध्यान रखना है, किसमें, श्रेणी क्रम में, इस प्रकार। अब क्या, एक कापर का वायर बंधा होता है तो उसे बांध देते हैं हम सभी। ये लीजिए एक वायर, तो ये हो गया आपका फ्यूज। इधर इसका कनेक्शन हो जाएगा, ओके। अब चलिए, अब घरेलू उपकरण है, क्या लगाना है हमें, घरेलू उपकरण। और मैं चलिए
इसे रेज किए देते हैं ये आपकी ऊपर वाली। चलिए अब लगा देते हैं। ये चलिए अब क्या क्या लगाना है, जो भी आपको लगाना है वो इन्हीं में लगाना है। अब ऊपर वाला आपका ये लाइव बार बोला, लाइव बायर या फेज, जिसे आप फेस कहते हैं, फेस। लाइव वायर भी कहते हैं इसे, लाइव वायर। ये आपका एल, ठीक है, किसे, एल से। और नीचे आपका जो है वो न्यूट्रल, उदासीन है। कैसा है, उदासीन। अब लगा लीजिए जो भी लगाना है इस प्रकार। ये अब क्या क्या लगाना है, तो चलिए हम एक बल्ब लगाते हैं। तो पहले बल्ब के लिए एक यहाँ पे स्विच लगा देते हैं इस प्रकार। ये आपका स्विच हो गया। अब देखिए एसी का कनेक्शन अब बनाना है, क्या, बल्ब, विद्युत बल्ब। तो एक तार तो आपका न्यूट्रल से हो जाएगा संपर्कित, और ये एक आपका स्विच से संपर्कित कर दिया हमने। और बस आपको यहाँ पर क्या लगा लेना है, बल्ब। रेडी हो गया आपका। बन गया बल्ब, लीजिए लग गया बल्ब आपका। ठीक है, विद्युत बल्ब। ये इसी प्रकार करना है। अब आगे जो भी आपको लगाना है, ये आपका मेन फ्यूज हो गया। और आगे हमें ब्रांच में देना है। विद्युत मेंस आपकी चल ही रही है, तो यहाँ पे आप विद्युत मेंस, विद्युत मेंस। अब आगे जो भी चाहे आप इसी प्रकार लगाएंगे समांतर क्रम में सभी। जो भी चाहते हैं आप कि कुछ भी हमें लगाना है, एक प्लग पॉइंट देखिए लगा देते, बना देते हैं हम, जिससे आप कुछ भी प्रेस लगा सकते हैं या कुछ भी। बस वही तरीका है, स्विच लगा लीजिए। ये आप लीजिए, ये बन गया आपका एक प्लग पॉइंट। दूसरे तार का संबंध आप न्यूट्रल, उदासीन वाले तार, बन गया प्लग पॉइंट। लीजिए इस पे कुछ भी आप यूज कीजिए, प्लग पॉइंट। और आगे कुछ भी लगा सकते हैं आप, जो भी लगाना चाहें। पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, अब आगे इसी प्रकार आप लगाते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा फिगर। ये हमारा घरेलू विद्युत परिपथ है। चलिए नेक्स्ट। तो आप देखिए नोट पॉइंट, समझिए कि एक ही घर में कई ब्रांच लाइनें होने के निम्नलिखित लाभ। जो ब्रांच लाइनों के लाभ देखिए, जो शाखाएं नंबर एक में है, ब्रांच लाइन की वायरिंग है तो पतले तार का प्रयोग कर सकते हैं हम। किसका, पतले तार का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि एक लाइन के लिए हमें मोटा तार लेना पड़ेगा। कैसा, मोटा तार, जिससे लागत में कमी आती है। ये तो पॉइंट बिल्कुल बढ़िया है, आप सभी जानते हैं कि अगर हम ब्रांच लाइनें करेंगे, अलग अलग शाखाओं में डिवाइड करेंगे, तो पतले तार का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा उपकरण भी चलता रहेगा। अगर एक लाइन रखेंगे तो उससे क्या है, मोटा तार लेना पड़ेगा, वो महंगा पड़ेगा, और लागत में क्या होगा, अधिकता आएगी, अधिक लागत लगेगी। और जब पतले होंगे तो उसमें कम लागत में हमारा काम चल जाएगा। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा है आपका, ब्रांच लाइनों के कारण किसी कमरे में शॉर्ट सर्किट होता है, लघु पतन जिसे बताए थे हमने। तो अगर किसी कमरे में शॉर्ट सर्किट, लघु पतन होता है, तो उस कमरे का ही फ्यूज उड़ता है, शेष घर में लाइट आती रहेगी। और अगर एक ही लाइन आपने बना रखी है, तो पूरे घर की लाइट गुल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लाइट गुल हो जाएगी। कभी कभी तो आग भी लग जाती है अगर फ्यूज नहीं लगा।
और कुछ कंडीशन में फ्यूज लगे होने पर भी आग लग जाती है या अन्य समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। अगर करंट फ्लो अधिक हुआ तो सारे इसके सारे उपकरण जल जाएंगे। अगर लाइनें ब्रांच कर रखी हैं तो अगर पहला उपकरण जो आपका कोई होगा वही जल जाएगा, शेष बच जाएंगे। तो मोटा तार से हमें क्या है, ये हानियां है कि एक ही, अब ब्रांच लाइनों में हमें पतले तार का उपयोग करना पड़ता है। चलिए, अब लिखा है घरेलू विद्युत परिपथ में विभिन्न घटक एवं घटनाएं। तो घटक और घटनाएं क्या होती हैं? तो पहला देखिए वितरण बॉक्स। तो वितरण बॉक्स जो आपका होता है डिवाइडेशन बॉक्स, आवश्यकता अनुसार मेन लाइन को हम अलग अलग ब्रांच लाइनों में बांट सकते हैं। अब वितरण बॉक्स में धातु की दो छड़ें लगी होती हैं जो मुख्य लाइन के दोनों तारों से संपर्कित या जुड़ी होती हैं। तो वितरण बॉक्स की छड़ों से कई ब्रांच लाइनें ली जाती हैं। देखा होगा कि आपने एक वितरण बॉक्स लोहे का लगा होता है, उसी की सहायता से हम बहुत सी ब्रांच लाइनें उसी में लगवा देते हैं कि एमसीबी, इसी को एमसीबी बॉक्स बोलते हैं। तो कई ब्रांच लाइनें ली जाती हैं जो घर के अलग अलग भागों में ले जाई जाती हैं और प्रत्येक ब्रांच लाइन के गर्म तार में एक फ्यूज लगाया जाएगा। ध्यान रखना है, जो फेस होगा आपका फेज, उसमें क्या लगाया जाएगा, एक फ्यूज लगेगा प्रत्येक में, जिससे कि फ्यूज ही हमारा जले से सारे उपकरण हमारे सही रहें। अगर फ्यूज नहीं लगा होगा तो पूरी की पूरी आपकी लाइन गुल। चलिए नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज बताया था हमने आपको अभी कि विद्युत फ्यूज आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो विद्युत फ्यूज क्या है देखिए, विद्युत फ्यूज, तो विद्युत फ्यूज सभी घरेलू जो भी परिपथ हैं उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है, महत्वपूर्ण अवयव होता है। विद्युत परिपथ में लगा विद्युत फ्यूज परिपथ तथा उपकरण की अति कारण और लघु पतन की स्थिति को बचाता है। जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे हमें बचाता है। और जब कभी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, एकदम अचानक, सडनली अचानक जब अधिक हो जाती है तो फ्यूज में होने वाला जूल तापन क्या होता है, जूल तापन जो आपका फ्यूज है उसे पिघला देता है। और जब पिघला देगा तो विद्युत परिपथ आपका कैसा हो जाएगा, संपर्क टूट जाएगा और विद्युत परिपथ और जो भी हमारे घर के उपकरण हैं, टीवी, कूलर, पंखा, फ्रिज, वो सब जलने से बच जाते हैं, क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। तो विद्युत फ्यूज तो बहुत ही जरूरी है हमारे घरों में। तो वही लिखा है, विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथों का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है, महत्वपूर्ण अंग या महत्वपूर्ण अवयव। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा उपकरण को अतिकारण और जो आपका शॉर्ट सर्किट, लघु पतन की स्थिति से बचाता है। और जब कभी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात अचानक बहुत अधिक हो जाती है तब फ्यूज में होने वाला जूल तापन जो आपका फ्यूज है उसे पिघला देता है और विद्युत परिपथ टूट जाता है, जिससे विद्युत परिपथ और उपकरण क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। चलिए नोट करते जाइए। नेक्स्ट है आपका लघु पतन, शॉर्ट सर्किट। तो लिखा है, जब विद्युतन या गर्म तार तथा उदासीन तार जो आपका फेज वो संपर्क में आ जाए या न्यूट्रल और फेज दो संपर्क में आ जाए। लिखा है कि विद्युत तन या गर्म तार तथा उदासीन तार दो सीधे संपर्क में आते हैं तो अति भारण हो सकता है। अति भारण जब भी होगा, यह लिखा है, तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है। विद्युत रोधन कैसा होगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा अथवा साधित में कोई दोष होता है। जो आपका वायरिंग है, वायरिंग उसमें कुछ ना कुछ दोष होता है, कहीं ना कहीं टचिंग पॉइंट अगर दोष होगा तो ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं लघु पतन या शॉर्ट सर्किट।
नेक्स्ट है आपका भू संपर्कन। ये बढ़िया है, कक्षा 8 में भी आपको पढ़ाया गया होगा। भू संपर्कन क्या है? तो भू संपर्कन देखिए, देखा होगा कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर या अन्य अपने ही घर में देखा होगा कि एक जो लोहे की राड होती है उसे जमीन से लेकर और छत तक ले जाते हैं। देखा है, सभी बच्चों ने देखा होगा कि एक राड जो है वो ऊपर निकाल दी जाती है। वो किस लिए निकाली जाती है? तो देखिए, उसका संपर्क जमीन से होता है। कभी कभी जब बरसात के मौसम में देखते हैं आप कि जो ऊपर बिजली की गरज होती है, चमक के साथ गरज, तड़ित चालक, तो एकदम आवाज के साथ जो आपकी बिजली है, वो कभी कभी बिल्डिंगों पर देखा सुना है सभी ने कि कभी जानवरों पर, जंतुओं पर, हम लोगों पर या बिल्डिंगों पर कहीं ना कहीं अपना प्रकोप जरूर दिखाती है। तो जो बिल्डिंगें हैं, उस विद्युत या बिजली से जो कड़क होती है उससे बचाने के लिए हम एक घर के ऊपर सबसे लास्ट में जो टॉप होता है उसमें एक लोहे की राड निकाल लेते हैं। तो वो लोहे की राड अगर मकान पे है तो जो भी वो बिजली का खतरा है अगर होता है हमारे मकान पर, तो वो सीधा संपर्क उस लोहे की राड की माध्यम से सीधा कहाँ जाएगा? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा कि वहां पर वो लो हो जाएगी और हमारा मकान खतरे से बच जाता है। तो वही लिखा है कि प्रायः सभी घरेलू उपकरण धातु के बने होते हैं जिन पर विद्युत रोधी पदार्थ का आवरण चढ़ा होता है। ये सभी जानते हैं, पीवीसी आवरण चढ़ा होता है, प्लास्टिक। तो जब एक विद्युत रोधी पदार्थ का आवरण खराब हो जाता है तो भीतर की वायरिंग कभी कभी आवरण के संपर्क में आ जाती है, तो जिससे बिजली का हमें क्या लगता है? झटका। और इस दोष को दूर करने या निवारण करने हेतु उपकरण के बाह्य आवरण को तांबे के मोटे तार द्वारा भू संपर्कित कर दिया जाता है। तो ये आपका ये रीजन रहा। दूसरा हमने आपको एक रीजन बता ही दिया। तो बाह्य आवरण को तांबे के मोटे तारों द्वारा भू संपर्कित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। विद्युत से खतरे। तो विद्युत से खतरे देखिए कि विद्युत परपथ के दोष युक्त हो जाने पर क्या संभावनाएं रहती हैं जो आपके। तो पहला है आपका विद्युत परपथ तथा उससे जुड़े उपकरणों में आग लग सकती है। तो विद्युत तो आप सभी जानते हैं कि अगर कोई दोष आ गया तो जो भी उपकरण है और जो भी परपथ है उस सभी में आग लग जाती है। तो दूसरा है आपको कि विद्युत परपथ को स्पर्श करने पर मनुष्य को तीव्र विद्युत झटका लगता है। ये प्रैक्टिकल कभी नहीं करना है आपको कि हमें विद्युत को स्पर्श, जो भी परिपथ है आपका करंट फ्लो हो रहा है उसे हमें नंगे हाथों से कभी छूना नहीं है। उसे ध्यान रखना है, अगर स्पर्श किया आपने तो बहुत तेज से झटका, कभी कभी जान भी चली जाती है। तो हमें ये प्रयोग कभी नहीं करना है, ये स्पर्श नहीं करना है। अब देखिए विद्युत से खतरों के कारण। तो देखिए कारण क्या है? यदि उपकरणों से जुड़े तारों का संबंध आपने ढीला किया, हमेशा जो भी आप तार का कनेक्शन करें वो टाइट करें, हमेशा बहुत ही टाइट। जितना टाइट करेंगे उतना बेटर होगा। संबंध ढीला होता है तो तारों में आग लगने की संभावना रहती है। दूसरा, यदि स्विच की संरचना में दोष हो तथा स्विच से तारों का संबंध दोष युक्त होता है तो स्विच जो है उसमें आग लग सकती है तथा विद्युत उपकरण जलने की संभावना बनी रहती है। तीसरा पॉइंट है कि यदि विद्युत परपथ में प्रयुक्त संयोजक तारों का विद्युत रोधन जो ऊपर पीवीसी होता है खराब होता है तो विद्युत परपथ में लघु पतन होने की संभावना अधिक रहती है। ये है आपके रीजन, और भी हैं। चलिए और देखते हैं। अब देखिए विद्युत खतरों से बचाव एवं सावधानियां।
तो विद्युत खतरों से बचाव और सावधानियां। देखिए, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तार उच्च कोटि का, हमेशा हमें जो भी तार प्रयुक्त करते हैं उसकी कोटि उच्च होनी चाहिए, वेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जीवन एक अनमोल है जिसकी कोई कीमत नहीं। तार आप कभी भी खरीद सकते हैं लेकिन जीवन नहीं। तो लिखा है परिपथ में प्रयुक्त तार उच्च कोटि का होना चाहिए तथा उसके विद्युत रोधी पदार्थ का आवरण ठीक प्रकार से लगा होना चाहिए। जो भी पीवीसी रबड़ होती है वो अच्छी प्रकार से लगी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका पर्पस से जुड़े सभी अवयवों के टर्मिनलों से संयोजक तार अच्छे से संयोजित करना चाहिए, टाइट करके करना चाहिए। अगला आपका, यदि दो तारों को आपस में जोड़ा जाता है तो उन पर जो विद्युत रोधी टेप आप लगाते हैं वो बढ़िया तरीके से एकदम ठीक प्रकार से लगानी चाहिए। अगला आपका, परिपथ में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होने पर परिपथ का जो मेन स्विच होता है, घर की मेन स्विच, उसे हमें बंद कर देना चाहिए। लास्ट है आपका, विद्युत परिपथ में जुड़े उपकरणों की मरम्मत से पूर्व उनके भू संपर्कन की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। हमेशा प्लास्टिक के दस्ताने और प्लास के माध्यम से ही हमें उपकरण छूने चाहिए। ठीक है, मजाक नहीं करनी है कभी करंट के साथ, विद्युत के साथ। तो चलिए, आपका चैप्टर, इसकी थ्योरी कंप्लीट हुई आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो बनता ही है, और दोस्तों को शेयर करें, और हमारा चैनल, आपका अपना चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स, इसे आप सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।